हेलो दोस्तों। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए बालों का सफेद होना या किसी बड़ी डिग्री का होना जरूरी है? क्या आप भी उसी चूहा दौड़ का हिस्सा बनने वाले हैं जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने के लिए काम करते हैं? ये कहानी है दो दोस्तों की। एक जो अमीर दिखने की रेस में अपना भविष्य हार गया और दूसरा जिसने अपनी किशोरावस्था में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने का बीज बो दिया। गैरी विटमन की मशहूर किताब पर्सनल फाइनेंस फॉर टीन्स पर आधारित ये ऑडियो बुक सीरीज आपको वो सिखाएगी जो स्कूल और कॉलेज हमेशा छुपाते आए हैं। बजट का जादू, कंपाउंडिंग की शक्ति और निवेश का वो सीक्रेट रास्ता जो आपको 20 की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। अपनी डायरी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके करोड़पति बनने का पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, द मनी माइंडसेट। कल्पना कीजिए कि आपके पड़ोस में दो घर हैं। एक घर के सामने हर साल चमचमाती नई कारें खड़ी होती हैं, वहां हर हफ्ते बड़ी पार्टियां होती हैं और सोशल मीडिया पर वहां के बच्चों की फोटो महंगे ब्रांड्स और वेकेशन से भरी रहती हैं। वहीं दूसरा घर बिल्कुल साधारण है, वहां वही पुरानी कार है और वहां के लोग फालतू खर्च के बजाय शांति से अपनी जिंदगी जीते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 साल बाद इनमें से कौन दिवालिया होगा और कौन करोड़ों का मालिक, तो शायद आप पहले घर का नाम लेंगे। लेकिन गैरी विटमन हमें यहीं पर सबसे बड़ा झटका देते हैं। अक्सर जिसे हम अमीरी समझकर देख रहे होते हैं, वो असल में कर्ज का एक खूबसूरत महल होता है। पहला अध्याय हमें ये कड़वा सच सिखाता है कि पैसा कमाना एक गणित है, लेकिन उसे अमीर बनने तक रोके रखना एक मानसिक खेल है। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों आर्यन और कबीर से। आर्यन को लगता था कि पैसा हाथ की मैल है, जिसे जितनी जल्दी हो सके खर्च कर देना चाहिए ताकि समाज में उसकी वैल्यू बनी रहे। जैसे ही उसे जेब खर्च या गिफ्ट के पैसे मिलते, वो तुरंत मॉल की ओर भागता। उसका माइंडसेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी का गुलाम था। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसकर पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदते रहते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। वे अमीर दिखने की कोशिश में असल में अमीर बनने का मौका खो देते हैं। दूसरी तरफ कबीर था, जिसने अपनी किशोरावस्था में ही पैसों का मनोविज्ञान समझ लिया था। वो कंजूस नहीं था, लेकिन वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मास्टर था। जब उसके दोस्त 10,000 रुपए का जूता खरीद रहे थे, तब कबीर उन पैसों को कहीं निवेश करने या बचाने का तरीका ढूंढ रहा था। कबीर का माइंडसेट उसे ये समझा चुका था कि पैसा कोई चीज खरीदने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि पैसा समय और आज़ादी खरीदने का बीज है। वो जानता था कि आज बचाया गया एक एक रुपया भविष्य में उसके लिए एक ऐसे कर्मचारी की तरह काम करेगा जो उसे कभी रिटायर होने की चिंता नहीं होने देगा। इस अध्याय का सबसे शॉकिंग मोड़ तब आता है जब लेखक हमें दिखावे की लागत समझाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास जितने महंगे सामान होंगे, लोग हमें उतना ही सफल मानेंगे। लेकिन असलियत यह है कि लोग आपके सामान से प्रभावित होते हैं, आपसे नहीं। कबीर ने यह समझ लिया था कि असली दौलत वो है जो दूसरों को दिखती नहीं, जैसे बैंक बैलेंस, शेयर और संपत्तियां। वहीं आर्यन की दौलत उसकी अलमारी में टंगी थी, जिसकी कीमत हर गुजरते दिन के साथ घट रही थी। अंत में यह चैप्टर हमारे दिमाग पर एक गहरी चोट करता है। आपकी उम्र 14 साल हो या 19, आपका मनी माइंडसेट ही तय करेगा कि आप भविष्य में पैसों के गुलाम बनेंगे या पैसों के मालिक। अगर आप अपनी सोच को खर्च से हटाकर ग्रोथ पर नहीं ले जाते, तो दुनिया की कोई भी लॉटरी आपको अमीर नहीं बना सकती। अमीर होना एक संख्या नहीं है, बल्कि एक व्यवहार है। और इस व्यवहार की शुरुआत इस बात से होती है कि आप उस 100 रुपए के नोट को कैसे देखते हैं जो आपकी जेब में है। क्या वो खर्च होने का इंतजार कर रहा है या भविष्य का साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी? अध्याय 1 में हमने देखा कि कैसे आर्यन अमीर दिखने की रेस में दौड़ रहा था, जबकि कबीर अमीर बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, कबीर को कैसे पता था कि उसे कब, कहां और कितना पैसा बचाना है? जवाब है लक्ष्य। गैरी विटमन दूसरे अध्याय में बताते हैं कि बिना लक्ष्य के पैसा बचाना वैसा ही है जैसे आप एक टैक्सी में बैठें और ड्राइवर से कहें बस चलते रहो, कहीं भी ले चलो। नतीजा, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बस आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होंगे। कहानी आगे बढ़ती है। आर्यन को जब भी पैसे मिलते, उसका कोई प्लान नहीं होता था, इसलिए पैसा पानी की तरह बह जाता। लेकिन कबीर ने एक जादुई डायरी बनाई थी। उसने अपने लक्ष्यों को 3 हिस्सों में बांटा था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। कबीर जानता था कि अगर उसे अगले महीने एक नई साइकिल चाहिए, तो वो उसका शॉर्ट टर्म लक्ष्य है।
लेकिन अगर उसे 5 साल बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए खुद पैसे जुटाने हैं तो वो उसका लॉन्ग टर्म विजन है। लेखक कहते हैं कि जब आपके पास एक साफ नक्शा होता है तो आपका दिमाग फालतू खर्च को मस्ती नहीं बल्कि अपने सपनों की रुकावट समझने लगता है। यहीं पर विटमैन हमें स्मार्ट गोल्स का पावरफुल हथियार देते हैं। आर्यन अक्सर कहता, मुझे बहुत अमीर बनना है, जो कि एक धुंधला सपना है। वहीं कबीर का लक्ष्य स्मार्ट था। उसने तय किया कि मुझे अगले 6 महीनों में अपनी पार्ट टाइम इनकम से 5,000 रुपए बचाने हैं ताकि मैं अपना पहला स्टॉक खरीद सकूं। जब लक्ष्य इतना साफ हो तो आपकी बचत एक बोझ नहीं बल्कि एक रोमांचक खेल बन जाती है। कबीर के लिए हर बचाया गया रुपया उसे उसकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जा रहा था। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि लक्ष्य सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि आपकी आजादी के बारे में होते हैं। आर्यन अपनी इच्छाओं का गुलाम था क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं था, जबकि कबीर अपने पैसों का मालिक बन रहा था क्योंकि उसके पास हर रुपए का एक काम था। विटमैन चेतावनी देते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्यों को कागज पर नहीं लिखते तो वे सिर्फ इच्छाएं बनकर रह जाएंगे। जैसे कबीर ने किया वैसे ही अपनी डायरी उठाएं और खुद से पूछें, आपका पैसा आपके लिए क्या हासिल करने वाला है। अंत में ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सफलता संयोग नहीं बल्कि सही योजना का नतीजा है। आर्यन और कबीर की राहें अब पूरी तरह अलग हो चुकी थीं, क्योंकि कबीर के पास एक वित्तीय नक्शा था। याद रखें, अमीर लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, वे अपने लक्ष्यों की सीढ़ी खुद बनाते हैं। तो क्या आपने अपनी सीढ़ी का पहला पायदान तय कर लिया है? क्योंकि अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि इस नक्शे पर चलने के लिए बजट का ईंधन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ बजटिंग। अब तक हमने देखा कि कबीर ने अपने सपनों का नक्शा तो तैयार कर लिया था, लेकिन उस नक्शे पर चलने के लिए उसे ईंधन की जरूरत थी, और वो ईंधन है बजट। गैरी विटमैन इस तीसरे अध्याय में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो हर टीनेजर को चुभ सकती है। बजट का मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि अपने पैसों को ये बताना है कि उन्हें कहाँ जाना है, बजाय इसके कि आप बाद में बैठकर पछताएं कि पैसा कहाँ गया। बजट वो जादुई चश्मा है जिसे पहनते ही आपको अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। आर्यन और कबीर की कहानी में एक नया मोड़ आता है। दोनों को एक साथ 2,000 रुपए का जन्मदिन का तोहफा मिलता है। आर्यन ने बिना सोचे समझे एक ही दिन में महंगे कैफे में पार्टी दी और नए कपड़े खरीद लिए। शाम तक उसकी जेब खाली थी और उसे समझ ही नहीं आया कि पैसे उड़े कहां। दूसरी तरफ कबीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। उसने विटमैन का सिखाया हुआ 50-30-20 का नियम लागू किया। उसने तय किया कि वो 50% अपनी जरूरतों पर, 30% अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करेगा, लेकिन 20% सीधा अपनी इन्वेस्टमेंट गुल्लक में डालेगा। यहां लेखक एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। आर्यन पहले खर्च करता था और जो बचता, जो कि अक्सर जीरो होता था, उसे बचाने की सोचता था। लेकिन कबीर का तरीका अलग था। वो पैसे मिलते ही सबसे पहले अपना बचत का हिस्सा अलग कर देता था और फिर बचे हुए पैसों में अपनी मस्ती प्लान करता था। कबीर का बजट उसे जेल में बंद नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बिना किसी तनाव के खर्च करने की आज़ादी दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका भविष्य सुरक्षित है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल सबक यह है कि छोटे छोटे छेद बड़े जहाज को भी डुबो देते हैं। आर्यन को लगता था कि हर रोज 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक या स्नैक से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कबीर ने हिसाब लगाया कि यही 50 रुपए महीने के 1500 और साल के 18,000 रुपए बनते हैं। गैरी विटमैन हमें सिखाते हैं कि बजट बनाना कोई गणित का मुश्किल सवाल नहीं है, बल्कि अपनी आदतों पर एक नजर रखना है। कबीर ने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया, जिससे उसे वो लीकेज मिल गई जहां से उसका पैसा चोरी छुपे निकल रहा था। अंत में ये चैप्टर हमें एक नई दृष्टि देता है। बजट बोरिंग नहीं है, बजट तो अमीर बनने का ब्लूप्रिंट है। जहां आर्यन महीने के अंत में खाली हाथ और तनाव में था, वहीं कबीर आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसे अपने हर एक रुपए का हिसाब पता था। विटमैन कहते हैं, अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा। तो क्या आप आर्यन की तरह खाली जेब रहना चाहेंगे या कबीर की तरह अपने पैसों का बॉस बनना चाहेंगे? फैसला आपके बजट के हाथ में है। चैप्टर 4, द मैजिक ऑफ सेविंग। बजट बनाना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप उस पैसे को बचाकर रखना सीखते हैं। गैरी विटमैन इस चौथे अध्याय में एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं कि अगर आपके पास आज ही कोई इमरजेंसी आ जाए या आपकी कमाई का जरिया बंद हो जाए तो आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? ये सवाल कबीर के लिए एक चुनौती था
और आर्यन के लिए एक डरावना सपना। विटमैन सिखाते हैं कि बचत करना सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी आने वाली मुसीबतों के लिए ढाल तैयार करना है। कहानी में एक दिन आर्यन का लैपटॉप अचानक खराब हो जाता है। उसे अपनी असाइनमेंट पूरी करने के लिए तुरंत मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। उसे मजबूरन अपने माता पिता के सामने हाथ फैलाना पड़ा और काफी खरी खोटी सुननी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ कबीर ने अपनी बचत के पैसों से एक इमरजेंसी फंड तैयार कर रखा था। जब कबीर का फोन खराब हुआ तो उसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। उसने शांति से अपनी गुल्लक से पैसे निकाले और उसे ठीक करवा लिया। ये फर्क पैसों का नहीं, बल्कि इमरजेंसी फंड की सुरक्षा का था। विटमैन इस चैप्टर में बचत के पीछे छिपे सबसे बड़े डर को दूर करते हैं, द फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आर्यन हमेशा इसलिए खर्च करता था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने नई शर्ट नहीं खरीदी या नई फिल्म नहीं देखी तो वो पीछे छूट जाएगा। लेकिन कबीर ने एक नया नजरिया अपनाया, द पावर ऑफ नो। वो नहीं कहना सीख चुका था। उसने समझा कि आज एक फिजूल खर्ची को ना कहना भविष्य की एक बड़ी हां को जन्म देता है। लेखक कहते हैं कि बचत करना असल में देरी से मिलने वाली बड़ी खुशी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहां लेखक एक और जादुई कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, ऑटोमेटिंग योर सेविंग्स। कबीर ने अपनी बचत को केवल अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं छोड़ा। उसने एक सिस्टम बनाया कि जैसे ही उसे कहीं से पैसे मिले, उसका एक छोटा हिस्सा सीधे सेविंग्स अकाउंट में चला जाए। आर्यन को लगता था कि कबीर अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, लेकिन हकीकत यह थी कि कबीर ही असली सुकून की नींद सो रहा था। उसे पता था कि उसके पास एक सेफ्टी नेट है जो उसे गिरने नहीं देगा। अध्याय 4 का सबसे बड़ा सबक यह है कि बचत वो पैसा नहीं है जो खर्च करने के बाद बचता है, बल्कि बचत वो है जिसे आप खर्च करने से पहले ही अलग कर देते हैं। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि बिना बचत के आप हमेशा एक आर्थिक संकट की कगार पर खड़े होते हैं, जबकि कबीर की कहानी दिखाती है कि बचत आपको आत्मविश्वास और सम्मान देती है। विटमैन अंत में कहते हैं, छोटी बचत आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन बचत करने की आदत आपको अमीर बनाती है। अब तक कबीर अपनी पॉकेट मनी और तोहफों में मिले पैसों को संभालना सीख चुका था, लेकिन गैरी विटमैन इस 5वें अध्याय में एक विस्फोटक विचार पेश करते हैं। बचत करने की एक सीमा होती है, लेकिन कमाने की कोई सीमा नहीं है। कबीर को समझ आया कि अगर उसे अपने बड़े सपनों को जल्दी पूरा करना है तो उसे सिर्फ खर्च कम नहीं करना, बल्कि कमाई को बढ़ाना होगा। यहां से शुरू होती है आर्यन और कबीर के बीच की एक और बड़ी खाई। आर्यन हमेशा इस बात की शिकायत करता था कि उसके माता पिता उसे कम पैसे देते हैं। वो अपनी खाली जेब के लिए दूसरों को दोष देता था। लेकिन कबीर ने विटमैन की इस बात को गांठ बांध लिया कि किशोरावस्था सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को वैल्यू देने का हुनर सीखने का भी समय है। कबीर ने अपने आसपास देखा और सोचा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे दूसरों की समस्या हल हो और मुझे उसके बदले पैसे मिले। उसने अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाई। उसे कंप्यूटर की अच्छी समझ थी, तो उसने पड़ोस के छोटे दुकानदारों के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बनाना और उनका डेटा मैनेज करना शुरू कर दिया। गैरी विटमैन इस चैप्टर में किशोरों के लिए साइड हसल यानी छोटे व्यवसायों का एक खजाना खोल देते हैं। वे कहते हैं कि आपको पैसे कमाने के लिए किसी बड़ी डिग्री की नहीं, बल्कि जरूरत को पहचानने की काबिलियत चाहिए। कबीर ने देखा कि आर्यन और उसके दूसरे दोस्त फालतू समय में सिर्फ गेम्स खेलते थे, जबकि कबीर ने उसी समय में अपनी स्किल को बेचा। वो अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं था, वो एक निर्माता बन चुका था। पहली बार जब कबीर के हाथ में खुद की मेहनत की कमाई आई तो उसे जो आत्मविश्वास मिला वो आर्यन के महंगे जूतों से कहीं ज्यादा था। यहाँ लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। अपना समय बेचकर पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन हुनर सीखकर पैसा कमाना महान है। कबीर ने सीखा कि अगर वो अपनी स्किल्स को अपडेट करता रहेगा तो उसकी वैल्यू बाजार में बढ़ती जाएगी। जहां आर्यन छुट्टियों में बोर हो रहा था, वहीं कबीर नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। विटमैन कहते हैं कि टीनेज में की गई छोटी सी कमाई आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, वो आपको बिजनेस, मोल भाव और जिम्मेदारी का वो पाठ पढ़ाती है जो कोई कॉलेज नहीं पढ़ा सकता। अध्याय 5 का सार ये है कि आपकी उम्र आपका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि आपकी सोच रोकती है। आर्यन को लगा कि अभी तो खेलने खाने की उम्र है, लेकिन कबीर जान चुका था कि ये नींव रखने की उम्र है। लेखक अंत में एक चुनौती देते हैं, अपने अंदर झांकिए, क्या आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिसे दुनिया खरीदना चाहेगी? कबीर की तरह अपनी पहली कमाई की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब आप खुद कमाना शुरू करते हैं तब आप असल मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। अध्याय 6,
बैंकिंग और अकाउंट्स को समझना। कबीर के पास अब खुद की कमाई थी, लेकिन उसके सामने एक नया सवाल खड़ा था, इन पैसों को सुरक्षित कहाँ रखा जाए। गैरी विटमैन इस 6 अध्याय में बताते हैं कि पैसा हाथ में हो तो खर्च करने का मन करता है, लेकिन अगर पैसा बैंक में हो तो वो आपके लिए काम करना शुरू करता है। यहाँ कबीर और आर्यन के बीच का अंतर और भी गहरा हो जाता है। आर्यन अपनी छोटी मोटी कमाई को अलमारी के दराज में रखता था, जहां से वो कभी पिज्जा के लिए तो कभी गेम के लिए चुपके से निकल जाती थी। लेकिन कबीर ने तय किया कि वो बैंकिंग की दुनिया को समझेगा। विटमैन इस चैप्टर में समझाते हैं कि बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है, बल्कि ये आपके वित्तीय भविष्य का कंट्रोल टावर है। कबीर ने अपने माता पिता की मदद से अपना पहला सेविंग्स अकाउंट खुलवाया। उसने सीखा कि बैंक में पैसा रखने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला, पैसा आपकी आंखों से दूर रहता है, जिससे इंपल्स बाइंग अर्थात फिजूल खर्ची कम होती है। और दूसरा, बैंक आपके पैसे को सुरक्षित रखने के साथ साथ उस पर थोड़ा ब्याज भी देता है। आर्यन के लिए बैंक जाना एक सिरदर्द था, लेकिन कबीर के लिए ये एक बिजनेस डील की तरह था। यहाँ लेखक एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं, फीस और छिपे हुए खर्च। कबीर ने बैंक स्टेटमेंट पढ़ना सीखा। उसने देखा कि कुछ बैंक खातों के साथ कई तरह की फीस जुड़ी होती हैं। विटमैन चेतावनी देते हैं कि एक स्मार्ट निवेशक वही है जो अपने मुनाफे से ज्यादा अपने खर्चों पर नजर रखे। कबीर ने एक ऐसा खाता चुना जहां कम से कम चार्ज हो। उसने डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग के इस्तेमाल को भी समझा, लेकिन उसने इसे खर्च करने का हथियार नहीं, बल्कि पैसों को ट्रैक करने का जरिया बनाया। इसी बीच आर्यन को एक बड़ा झटका लगा। उसने अपने दराज में रखे पैसे खो दिए और उसे पता भी नहीं चला कि कितने पैसे थे। वहीं कबीर के पास अपने मोबाइल ऐप पर एक रुपए का हिसाब था। विटमैन इस चैप्टर में चेकिंग अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बीच का बारीक अंतर भी समझाते हैं। कबीर ने समझ लिया था कि खर्च करने वाला पैसा और बचाने वाला पैसा कभी एक जगह नहीं होना चाहिए। उसने अपनी बचत के लिए एक अलग खाता बनाया, जिसे उसने टच मी नॉट फंड का नाम दिया। अध्याय 6 का निष्कर्ष ये है कि बैंकिंग की समझ आपको वित्तीय रूप से वयस्क बनाती है। आर्यन अभी भी अपनी पॉकेट मनी के लिए नकद पर निर्भर था, जबकि कबीर डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका था। लेखक कहते हैं, अगर आप बैंक को अपना दोस्त बना लेते हैं तो आप वित्तीय सुरक्षा की पहली दीवार खड़ी कर लेते हैं। कबीर अब तैयार था अपने पैसों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, क्योंकि उसका आधार अब मजबूत था। चैप्टर 7 द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तक कबीर ने पैसा कमाना, बचाना और उसे बैंक में रखना सीख लिया था, लेकिन उसे एक ऐसी जादुई ताकत के बारे में पता चला जो उसके पैसों को बिना कुछ किए 2 गुना, 3 गुना और 10 गुना कर सकती थी। गैरी विटमैन इस 7वें अध्याय में कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का रहस्य खोलते हैं। विटमैन कहते हैं, कंपाउंडिंग वो जादुई बर्फ का गोला है जिसे अगर आप पहाड़ की चोटी से एक बार धकेल दें तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो अपने आप एक विशाल हिमखंड बन जाता है। कबीर ने इसे एक कहानी से समझा। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। आर्यन ने तय किया कि वो 20 साल की उम्र से हर महीने 2000 रुपए बचाएगा, लेकिन कबीर ने विटमैन की बात मानकर 15 साल की उम्र से ही सिर्फ 1000 रुपए बचाना शुरू कर दिया। आर्यन को लग रहा था कि वो ज्यादा पैसे बचा रहा है, इसलिए वो आगे निकल जाएगा, लेकिन यहां समय का जादू शुरू हुआ। कबीर के पैसों पर मिलने वाले ब्याज ने अगले साल फिर से ब्याज कमाया और उस ब्याज ने फिर से ब्याज। जब दोनों 40 साल के हुए तो कबीर के पास आर्यन से कहीं ज्यादा दौलत थी, जबकि उसने आर्यन से आधा पैसा निवेश किया था। यही है समय की ताकत। विटमैन इस चैप्टर में एक और कड़वा सच बताते हैं, इन्फ्लेशन का दुश्मन। उन्होंने कबीर को समझाया कि अगर वो अपना पैसा सिर्फ तकिए के नीचे दबाकर रखेगा तो महंगाई उसकी वैल्यू को धीरे धीरे खा जाएगी। कंपाउंडिंग ही वो इकलौता तरीका है जिससे आप महंगाई को मात दे सकते हैं। कबीर को अब समझ आया कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने पैसों से मेहनत करवाते हैं। आर्यन जहां मेहनत के लिए पैसा कमा रहा था, कबीर अब पैसे के लिए मेहनत का सिस्टम बना चुका था। लेखक यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं, समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। टीनेजर्स के पास वो चीज है जो दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों के पास भी नहीं है, वो है समय। विटमैन कहते हैं कि अगर आप 15 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो आप एक छोटी सी रकम से भी करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 की उम्र तक इंतजार करते हैं तो आपको वही मुकाम पाने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत और पैसा लगेगा। कबीर ने अब अपनी रणनीति बदल ली। उसने तय किया कि वो एक भी दिन बर्बाद नहीं करेगा।
अध्याय 7 का अंत हमें एक गहरा सबक देता है। कंपाउंडिंग का जादू शुरू में बहुत धीमा दिखता है, लेकिन अंत में ये अकल्पनीय होता है। आर्यन को अभी भी लग रहा था कि कबीर के चंद रुपए क्या ही बदल देंगे, लेकिन कबीर उस भविष्य को देख पा रहा था जहां उसके छोटे छोटे बीज एक दिन घने जंगल बनने वाले थे। विटमैन अंत में कहते हैं, इंतजार करना बंद करो और आज से ही अपने पैसों को काम पर लगाओ, क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा नियम यही है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग। कबीर को एक बात समझ आ गई थी, बैंक का ब्याज सुरक्षित तो है, लेकिन वो बहुत धीमा है। गैरी विटमैन इस 8वें अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। अमीर वो नहीं है जो पैसा बचाता है, अमीर वो है जो संपत्ति खरीदता है। विटमैन समझाते हैं कि निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगहों पर लगाना जहां वो समय के साथ बढ़ सके, जैसे किसी कंपनी के हिस्सेदार बनना या जमीन खरीदना। यहां कबीर और आर्यन के बीच का फासला अब कोसों दूर होने वाला था। आर्यन के लिए इन्वेस्टिंग या शेयर बाजार का मतलब जुआ था। उसने सुना था कि यहां लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए वो डरा हुआ था। लेकिन कबीर ने विटमैन की किताब से सीखा कि जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। कबीर ने समझा कि जब वो एक कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सा खरीद रहा है। विटमैन उसे सिखाते हैं कि निवेश कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक अच्छे किसान की तरह बीज बोने और उसके फलने का इंतजार करने जैसा है। यहां लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द से कबीर का परिचय कराते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। विटमैन कहते हैं, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। कबीर ने सीखा कि उसे अपना सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। उसने म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स्ड फंड्स के बारे में जाना, जहां उसका थोड़ा सा पैसा दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियों में बट जाता है। इससे उसका जोखिम कम हो गया और बढ़ने की संभावना बढ़ गई। आर्यन जहां अपनी बचत को सिर्फ खर्च होने से बचा रहा था, कबीर उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ बढ़ा रहा था। विटमैन इस चैप्टर में एक और गहरा सबक देते हैं, भावनाओं पर काबू। वे कहते हैं कि निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि आपका अपना डर और लालच है। कबीर ने सीखा कि जब बाजार गिरता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय के लिए मैदान में है। आर्यन ने एक बार जोश में आकर कुछ पैसे लगाए और जैसे ही बाजार थोड़ा गिरा, वो डरकर बाहर निकल गया और नुकसान उठा बैठा। लेकिन कबीर शांत रहा। उसने सीखा कि इन्वेस्टिंग दिमाग का खेल है, दिल का नहीं। अध्याय 8 का निष्कर्ष यह है कि निवेश करना ही वो चाबी है जो फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा खोलती है। आर्यन अपनी मेहनत की कमाई पर निर्भर था, जबकि कबीर ने पूंजी बनाना शुरू कर दिया था। लेखक कहते हैं, अगर आप सोते समय भी पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढते तो आप मरते दम तक काम करेंगे। कबीर अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो एक इन्वेस्टर बन चुका था। उसने अपने भविष्य का बीज सही मिट्टी में बो दिया था। चैप्टर 9 डेट, द गुड, द बैड एंड द अगली। कबीर अपनी निवेश की यात्रा का आनंद ले ही रहा था कि उसने देखा कि आर्यन के पास एक नया, बहुत ही महंगा गेमिंग कंसोल है। कबीर हैरान था, क्योंकि आर्यन के पास तो पैसे नहीं थे। पता चला कि आर्यन ने उसे नो कॉस्ट EMI और एक क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदा था। यहीं पर गैरी विटमैन कबीर को रोकते हैं और बताते हैं कि कर्ज एक ऐसी जंजीर है जो दिखने में सोने की लगती है, लेकिन वो आपके भविष्य की आज़ादी को आज ही गिरवी रख देती है। इस अध्याय में कबीर सीखता है कि कर्ज सिर्फ पैसा उधार लेना नहीं है, बल्कि अपनी भविष्य की कमाई को पहले ही लुटा देना है। विटमैन समझाते हैं कि कर्ज के 3 रूप होते हैं। पहला है दी अगली, भयानक कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया। आर्यन को लगा कि वो सिर्फ छोटे छोटे किश्तों में पैसे दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि उस पर लगने वाला ब्याज उसके असली निवेश की कमाई से भी कहीं ज्यादा है। विटमैन कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज कंपाउंडिंग का बिल्कुल उल्टा है। जहां निवेश में आपका पैसा आपके लिए काम करता है, वहीं कर्ज में आप बैंक के लिए गुलाम की तरह काम करते हैं। कबीर ने कसम खाई कि वो कभी भी दिखावे की चीजों के लिए अपनी आजादी नहीं बेचेगा। फिर लेखक बात करते हैं द बैड, बुरा कर्ज। ये वो कर्ज है जो आप उन चीजों के लिए लेते हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे कार या महंगे कपड़े। आर्यन अब इस जाल में फंस चुका था। उसकी आधी पॉकेट मनी किश्तों में जा रही थी। वहीं कबीर ने समझा कि द गुड डेट क्या होता है।
अच्छा कर्ज वो है जिसे आप अपनी योग्यता बढ़ाने या किसी ऐसी संपत्ति को खरीदने के लिए लेते हैं जो भविष्य में आपको पैसा कमा कर दे। कबीर ने सीखा कि कर्ज का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब वो आपको और अमीर बनाए, ना कि सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल को ऊपर दिखाए। यहाँ एक बहुत बड़ा आई ओपनर सबक मिलता है, द डेट ट्रैप। विटमैन बताते हैं कि कैसे कंपनियां किशोरों को बाय नाउ पे लेटर अर्थात आज खरीदो बाद में चुकाओ के लुभावने ऑफर से फंसाती हैं। आर्यन को लगा कि वो स्मार्ट है, लेकिन वो असल में उन कंपनियों का शिकार बन गया था। कबीर ने अपनी डायरी में लिख लिया, अगर मैं किसी चीज के लिए नकद नहीं दे सकता तो इसका मतलब है कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने समझ लिया कि सच्ची अमीरी कर्ज मुक्त होने में है। अध्याय 9 का सार यह है कि कर्ज एक आग की तरह है। अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपके पूरे वित्तीय घर को जला सकता है। आर्यन अपनी किश्तों के बोझ तले दबकर चिड़चिड़ा रहने लगा था, जबकि कबीर शांत और तनाव मुक्त था क्योंकि उसका कोई लेनदार नहीं था। विटमैन अंत में कहते हैं, कर्ज लेना आसान है लेकिन उसे चुकाना आपके सपनों की आहुति देने जैसा है। कबीर अब पूरी तरह सुरक्षित था क्योंकि उसने जान लिया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला नियम है किसी का कर्जदार ना होना। चैप्टर 10 स्मार्ट स्पेंडिंग एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। कबीर और आर्यन जब भी बाजार जाते या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते, उन पर हजारों विज्ञापनों की बौछार होती। आर्यन हर मेगा सेल और लिमिटेड ऑफर को देखकर पागल हो जाता। उसे लगता कि अगर उसने अभी नहीं खरीदा तो वो कुछ बहुत बड़ा खो देगा। लेकिन गैरी विटमैन इस 10वें अध्याय में कबीर को एक जादुई चश्मा देते हैं जिससे वो कंपनियों की चालों को देख पाता है। विटमैन कहते हैं, कंपनी आपको सामान नहीं बेचती, वे आपको एक अधूरा सपना बेचती हैं और उसे पूरा करने का जरिया अपना प्रोडक्ट बताती हैं। कबीर ने सीखा कि खर्च करना एक कला है, लेकिन स्मार्ट खर्च करना एक विज्ञान है। विटमैन ने उसे 30 डे रूल सिखाया। अब कबीर जब भी कोई महंगी चीज खरीदना चाहता तो वो उसे तुरंत नहीं खरीदता, वो 30 दिन इंतजार करता। आर्यन को यह बात बेवकूफी लगती थी, लेकिन कबीर ने देखा कि 30 दिन बाद अक्सर उस चीज की चाहत ही खत्म हो जाती थी। उसे समझ आया कि उसका दिमाग जरूरत और जल्दबाजी के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। इस एक नियम ने कबीर के हजारों रुपए बचा लिए। यहाँ लेखक एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्स। कबीर ने गौर किया कि कैसे 999 रुपए उसे 1000 रुपए से बहुत कम लगते थे, या कैसे बाय वन गेट वन फ्री उसे वो चीजें खरीदने पर मजबूर कर देता था जिनकी उसे जरूरत ही नहीं थी। विटमैन ने समझाया कि मुफ्त की चीज अक्सर सबसे महंगी पड़ती है क्योंकि वो आपकी बजट की आदत को खा जाती है। कबीर अब एक जागरूक उपभोक्ता बन चुका था। वो ब्रांड के नाम के पीछे भागने के बजाय क्वालिटी और वैल्यू को तौलना सीख गया था। आर्यन अभी भी विज्ञापनों का शिकार था। वो हर हफ्ते नए ट्रेंड के पीछे भागता और अपनी मेहनत की कमाई उन कंपनियों को दे देता जो पहले से ही अरबपति थीं। लेकिन कबीर ने एक नया मंत्र अपना लिया, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। उसने सीखा कि पुरानी चीज को रिपेयर करना या सेकंड हैंड चीज खरीदना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक अमीर माइंडसेट की निशानी है। वो अब दिखावे के खर्च और खुशी के खर्च के बीच का बारीक अंतर समझ चुका था। अध्याय 10 का निष्कर्ष ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में है और वो है पावर टू चूज। आर्यन कंपनियों के हाथों की कठपुतली बन गया था, जबकि कबीर अपने पैसे का पहरेदार था। विटमैन अंत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, स्मार्ट खर्च करने का मतलब कम खर्च करना नहीं है, बल्कि सही जगह खर्च करना है। कबीर अब पूरी तरह तैयार था क्योंकि उसने न केवल पैसा कमाना और निवेश करना सीखा था, बल्कि उसे लुटाने वाले जालों से बचना भी सीख लिया था। चैप्टर 11 टैक्सेस एंड यू। जैसे ही कबीर की पहली बड़ी कमाई उसके खाते में आई, उसने देखा कि जितनी उसे उम्मीद थी, रकम उससे थोड़ी कम थी। गैरी विटमैन इस 11वें अध्याय में एक कड़वे लेकिन जरूरी सच से पर्दा उठाते हैं कि आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप टैक्स के बाद कितना बचा पाते हैं। कबीर ने पहली बार समझा कि सरकार को देश चलाने के लिए हमारी कमाई का एक हिस्सा चाहिए होता है, जिसे टैक्स कहते हैं। आर्यन के लिए यह सब बहुत बोरिंग और डरावना था, लेकिन कबीर ने इसे एक पहेली की तरह सुलझाने का फैसला किया। विटमैन इस चैप्टर में टैक्स के डर को दूर करते हैं। वे कबीर को समझाते हैं कि टैक्स देना एक नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन स्मार्ट होकर आप कानूनी रूप से अपना टैक्स बचा भी सकते हैं। कबीर ने सीखा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो टैक्स के नाम से चिढ़ते हैं और दूसरे वो जो टैक्स के नियमों को समझकर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। विटमैन ने उसे टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स के बारे में बताया। ऐसी जगह हैं जहां पैसा लगाने पर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती या बहुत कम लेती है।
कबीर ने महसूस किया कि निवेश के साथ साथ टैक्स प्लानिंग करना भी अमीर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। कबीर को लगा कि वह तो अभी छोटा है, वह टैक्स कहाँ देता है, लेकिन विटमैन ने उसे आईना दिखाया। कबीर, जब तुम एक चॉकलेट खरीदते हो या सिनेमा का टिकट, तब भी तुम सरकार को टैक्स दे रहे होते हो। आर्यन अनजाने में हर जगह टैक्स भर रहा था और उसे पता भी नहीं था, जबकि कबीर अब रसीदों को ध्यान से देखने लगा था। उसने सीखा कि अपनी कमाई का रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी है, ताकि जब वह बड़ा हो तो उसे कागजी कार्रवाई का बोझ ना लगे। कबीर ने एक और दिलचस्प बात सीखी, कैपिटल गेन्स टैक्स। उसे पता चला कि जब उसके शेयर या निवेश की कीमत बढ़ती है तो उस बढ़े हुए मुनाफे पर भी टैक्स देना होता है। लेकिन विटमैन ने उसे एक मास्टर ट्रिक सिखाई। अगर तुम अपने निवेश को लंबे समय तक अपने पास रखते हो तो अक्सर तुम्हें कम टैक्स देना पड़ता है। कबीर को अब समझ आया कि सब्र ना केवल कंपाउंडिंग में मदद करता है, बल्कि टैक्स बचाने में भी जादुई काम करता है। अध्याय 11 का निष्कर्ष ये है कि टैक्स की समझ आपको वित्तीय रूप से शक्तिशाली बनाती है। आर्यन टैक्स के नाम से भागता था, जिससे वह भविष्य में बड़ी गलतियां कर सकता था। वहीं कबीर अब सरकार के साथ एक साझेदार की तरह सोच रहा था। विटमैन अंत में कहते हैं, टैक्स से डरो मत, इसे समझो, क्योंकि एक जागरूक करदाता ही असल में एक जागरूक अमीर बनता है। कबीर अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। वह कमा रहा था, बचा रहा था, निवेश कर रहा था और अब वह कानून के दायरे में रहकर अपनी दौलत को सुरक्षित रखना भी सीख गया था। चैप्टर 12, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। कबीर अपनी बढ़ती हुई संपत्ति को देखकर बहुत उत्साहित था, लेकिन विटमैन इस 12वें अध्याय में गंभीर चेतावनी देते हैं। एक छोटी सी दुर्घटना आपकी बरसों की मेहनत की कमाई को एक पल में राख कर सकती है। कबीर ने अब तक ये सीखा था कि पैसा कैसे बनाया जाता है, लेकिन अब वो सीखने वाला था कि उस पैसे को खोया कैसे जाता है और उससे कैसे बचा जाए। यहाँ कबीर और आर्यन के बीच की कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। एक दिन आर्यन के पिता बीमार पड़ गए। उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। अस्पताल के बिल इतने भारी थे कि आर्यन को अपनी सारी जमा पूंजी और यहाँ तक कि अपना नया गेमिंग कंसोल भी बेचना पड़ा। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। वहीं कबीर ने विटमैन की बात मानकर अपने और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस की अहमियत को समझ लिया था। विटमैन समझाते हैं कि बीमा वो छाता है जिसे आप तब नहीं खरीदते जब बारिश हो रही हो, बल्कि तब खरीदते हैं जब धूप खिली हो। कबीर ने सीखा कि बीमा पर खर्च किया गया पैसा खर्चा नहीं, बल्कि सुरक्षा की फीस है। यहाँ लेखक एक और आधुनिक खतरे की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स एंड सिक्योरिटी। विटमैन कबीर को समझाते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी, उसे छीनने वाले लुटेरे भी बढ़ेंगे, बस उनका तरीका बदल चुका है। कबीर ने सीखा कि उसे अपने बैंक पासवर्ड्स, ओटीपी और ऑनलाइन जानकारी को कैसे सुरक्षित रखना है। आर्यन अक्सर तेजी से पैसा डबल करने वाली फर्जी वेबसाइट्स और फिशिंग लिंक्स पर क्लिक कर देता था, लेकिन कबीर ने विटमैन का सिखाया मंत्र याद रखा। अगर कोई ऑफर जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो पक्का एक जाल है। विटमैन इस चैप्टर में एक और बहुत जरूरी कवच के बारे में बताते हैं, डाइवर्सिफिकेशन एज प्रोटेक्शन। कबीर ने समझा कि अगर वो अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह लगा देगा तो उस एक चीज के डूबते ही वो सड़क पर आ जाएगा। अपनी दौलत को अलग अलग जगहों जैसे गोल्ड, स्टॉक्स, सेविंग्स में बांट कर रखना भी उसे सुरक्षित रखने का एक तरीका है। कबीर ने अब अपने पोर्टफोलियो को इतना मजबूत कर लिया है कि अगर एक सेक्टर गिरता भी तो दूसरा उसे संभाल लेता। अध्याय 12 का निष्कर्ष ये है कि अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना दूसरी बात। आर्यन की कहानी हमें दिखाती है कि बिना सुरक्षा कवच के आप हमेशा खतरे में हैं। वहीं कबीर ने बीमा और सुरक्षा नियमों को अपनाकर खुद को वित्तीय तनाव से मुक्त कर लिया था। विटमैन अंत में कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो केवल जीतना जानता है, बल्कि वो है जो ये जानता है कि अपनी जीत को कैसे बरकरार रखना है। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कई साल बीत चुके हैं। कबीर और आर्यन अब किशोर नहीं रहे। गैरी विटमैन इस आखिरी अध्याय में एक ऐसी बात कहते हैं जो आपकी रूह को छू लेगी। वित्तीय स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर आप जीवन भर चलते हैं। कबीर ने जो बीज 15 साल की उम्र में बोया था, वो अब एक विशाल फलदार वृक्ष बन चुका था। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि भविष्य की योजना बनाने का असली मतलब क्या होता है। आर्यन अब एक अच्छी नौकरी तो कर रहा था, लेकिन वो आज भी उसी चूहा दौड़ में फंसा था। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती, उसके खर्च और कर्ज भी बढ़ जाते। वो आज भी महीने के अंत का इंतजार करता था। दूसरी तरफ कबीर के पास न केवल पैसा था, बल्कि उसके पास सबसे कीमती चीज थी, समय की आजादी। कबीर ने विटमैन से सीखा था कि भविष्य की योजना का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये तय करना है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। कबीर अब रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा था,
क्योंकि वो अपनी पसंद का काम कर रहा था और उसका निवेश उसके खर्चों से ज्यादा कमा कर दे रहा था। विटमैन यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, द मल्टी जनरेशनल माइंडसेट। कबीर ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिस्टम तैयार किया था। उसने सीखा कि अपनी वसीयत बनाना, चैरिटी करना और दूसरों को वित्तीय शिक्षा देना ही असली अमीरी है। कबीर ने अब अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि पैसा सिर्फ खुद पर खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में बदलाव लाने का एक जरिया है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। कबीर की सफलता उन हजारों छोटे छोटे निर्णयों का योग थी जो उसने तब लिए थे जब उसके दोस्त मजे कर रहे थे। विटमैन कहते हैं कि आपकी किशोरावस्था आपके पूरे जीवन की नींव है। अगर आपने यहां सही नींव रखी तो भविष्य की इमारत कितनी भी ऊंची हो सकती है। कबीर ने अब एक नया लक्ष्य बनाया, अपने जैसे और भी फाइनेंशियल वॉरियर्स तैयार करना। अध्याय 13 और इस पूरी किताब का निष्कर्ष ये है कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ तैयारी और अवसर का मिलन है। कबीर तैयार था, इसलिए उसे अवसर मिले। आर्यन सिर्फ उम्मीद कर रहा था, इसलिए वो पीछे रह गया। गैरी विटमैन अंत में हमें एक चुनौती देते हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये आपके साथ शुरू होती है। कबीर की तरह अपनी डायरी उठाइए, अपना पहला निवेश कीजिए और अपने भविष्य के मालिक खुद बनिए। याद रखिए, आप कभी भी इतने छोटे नहीं हैं कि अमीर न बन सकें और कभी भी इतने बड़े नहीं हैं कि सीखना न शुरू कर सकें। तो क्या आप आज से ही अपना इतिहास लिखना शुरू करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है कबीर और आर्यन की कहानी। लेकिन याद रखिए, कबीर की जीत सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसकी शुरुआत थी। उसने तब शुरू किया जब बाकी सब सो रहे थे। गैरी विटमैन की ये किताब हमें सिर्फ पैसा बचाना नहीं सिखाती, बल्कि हमें अपनी आज़ादी वापस लेना सिखाती है। आज आपके पास वो सबसे बड़ी दौलत है जो शायद वॉरेन बफेट के पास भी नहीं है, और वो है समय। आज लिया गया आपका एक छोटा सा फैसला 10 साल बाद के आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इस सीरीज को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। कबीर की तरह अपना पहला बजट बनाइए, अपनी पहली बचत कीजिए और अपने पहले निवेश की योजना बनाइए। अगर इस सीरीज ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अपने साथ कामयाब होते देखना चाहते हैं। आपका भविष्य आज से शुरू होता है। धन्यवाद इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए। मिलते हैं अगली किसी लाइफ चेंजिंग सीरीज में। तब तक के लिए कमाते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।